हाउ जैबियन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए हम लोग आज करते हैं संगम ग्रंथ से संबंधित वो सारे सवाल जिसके बाद कुछ छूटेगा नहीं और कुछ आप भूलेंगे नहीं। बड़े आराम से सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए हमारे साथ, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा डराता है वो है संगम युग। संगम युग को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक ग्रंथ से रिलेटेड जहां से सवाल आते ही आते हैं, एक सवाल तो रहता है, और एक उस समय का जो राजवंश है, चोल, चेर, पांड्य, उनसे रिलेटेड, तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। आज हम लोग एकदम से तमिल साहित्य पे टिकेंगे और उससे रिलेटेड कहानी को बड़े आसानी से समझेंगे। एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस हैं और उसको डिटेल में हम आपको भी समझा देंगे। पहला, यहीं से स्टार्ट करते हैं। संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही है? पहला ऑप्शन, संगम साहित्य का आयोजन केवल एक बार हुआ था। संगम साहित्य का आयोजन पांड्य राज्य की राजधानी में नहीं हुआ था। संगम साहित्य तमिल कवियों का सम्मेलन था जो किसी सामंत अथवा राजा के आश्रम में आयोजित होता था। संगम साहित्य का आयोजन केवल तमिल भाषा में हुआ था। ऐसे करके ये स्टेटमेंट यहां पे लाया गया। देखो, इसमें एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर होगा सी। जो संगम था वो पांड्य राजा के काल में ही हुआ था। कहा तो ऐसा जाता है कि 5500 साल, 5500 सालों तक ये चलता रहा, जो एक अतिशयोक्ति है, एक महानता दिखाने के लिए बताया गया था। बेसिकली पांड्य राजा के अंदर हुआ, लेकिन बहुत सारे और भी लोग थे जिसमें सामंत आदि भी थे, उन लोगों का भी इसके अंदर योगदान था। तो जो उस तरह के रिच पर्सन थे उन सब ने इसमें कंट्रीब्यूट किया था। 3 संगम टोटल आयोजित हुआ था। आंसर इज सी। अगला, संगम शब्द का प्रयोग क्या होता है? संगम किसको कहते हैं? गोष्ठी या परिषद, राजा या महाराजा, कविता या साहित्य, तमिल भाषा या संस्कृति। संगम का मतलब क्या होता है? मिलना। जैसे संगम है ना इलाहाबाद में, मतलब मिलना, मतलब वहां बैठ के बैठकी करना। तो गोष्ठी या परिषद को हम लोग क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। आसान है, ये मुश्किल नहीं। संगम साहित्य का आयोजन कितनी बार हुआ? आसान है, 1, 2, 3 या 4। 1, 2, 3 और 4, इससे रिलेटेड अभी जो फैक्ट्स है उसको हम लोग देखेंगे। तो आपको मालूम है कि संगम साहित्य टोटल 3 बार हुआ था। और ये जो, चलो उसको छोड़ देते हैं, जो एकदम अंदर डीप वाला है ना उसको छोड़ देते हैं, जिसकी आपको जरूरत नहीं है। संगम साहित्य में राजा के लिए कौन से शब्द प्रयुक्त होते थे? संगम पीरियड में राजा के लिए कोण, को, मनन, राजा, महाराजा, सम्राट, पांड्य, चोल, चेर, तमिल, संस्कृत, प्राकृत। तो ये तो भाषा है, ये उस समय का राजवंश है, और ये नॉर्थ इंडिया में बेसिकली यूज किया जाता था। कोण, को और मनन ऐसे शब्दों का प्रयोग संगम टाइम के राजाओं के लिए किया जाता था। ठीक है, एकदम आराम से सुनो बस, इसके बाद एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाना है। संगम साहित्य का आयोजन कहां हुआ था? पांड्य की राजधानी, चोल की राजधानी, चेर की राजधानी या मौर्य राजधानी? तो जो बेसिकली वो था वो पांड्य राज्य से ही जुड़ा हुआ था। तो अगर ऐसा सवाल आए तो आपका आंसर ए होगा। मदुरई में एक जगह नहीं हुआ है, उसको लेके परेशान नहीं होना, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो मोस्टली जो संगम साहित्य है वो तमिल का था। ठीक है, तो यहां पे भी दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि समय भी हमें बचाना है। प्रथम संगम का आयोजन कहां हुआ था? क्वेश्चन है, जो पहला संगम था उसका आयोजन कहां हुआ था? मदुरई, कपाटपुरम, अलेवाई या चेर राज्य? चेर राज्य से तो मतलब ही नहीं है। मालूम है आपको कि पहला जो संगम था वो मदुरई में हुआ था, है ना? पहला संगम मदुरई में हुआ था। एक एक करके पहले हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद दूसरे संगम के अध्यक्ष कौन थे? अब पहले संगम के कहोगे अध्यक्ष कहां चला गया, तो वो आ जाएगा अभी जस्ट। दूसरे संगम के अध्यक्ष कौन थे? एमसीक्यू में थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश की गई आपको। अगस्त ऋषि, नक्कीकर, तिरुवल्लुवर या कपिलर? दूसरे के अध्यक्ष कौन थे? ये अगस्त ऋषि। ठीक है,
दूसरे के जो अध्यक्ष थे वो अगस्त ऋषि थे। तीसरा संगम का आयोजन कहां हुआ? तीसरे संगम का आयोजन कहां हुआ था? मदुरई, कपाटपुरम, अलेवई और चोल राज्य। याद करने की कोशिश कीजिएगा, दूसरा कहां हुआ था? तीसरा मदुरई में हुआ था। जब तीसरा सेशन होता है तो तीसरे संगम के अध्यक्ष कौन है? पहले के आपको मिल गए, दूसरे के मिल गए, तीसरे के अध्यक्ष कौन है? अगस्त ऋषि, नकीरर और तिरुवल्लुवर, इसके अलावा कपिलर। आंसर क्या होगा? अब आंसर चेंज हो जाएगा। आंसर इज बी, नकीरर। ठीक है, अगस्त ऋषि नहीं है। आंसर होगा छा। अब यहां पर एक ही बार हम लोग तीनों संगम को अच्छे से देख लेते हैं। पहला संगम, दूसरा संगम, तीसरा संगम। देखो, पहला संगम मदुरई में हुआ, तीसरा संगम मदुरई में हुआ। तो जगह पहला और तीसरे संगम का एक जगह है मदुरई। दूसरा जो संगम है ना, वो कपाटपुरम अलेवई में होता है। कपाटपुरम अलेवई में दूसरा वाला होता है। तो ये आपको याद रखना है कि दूसरे में जगह बदला है, पहले और तीसरे में नहीं। अब आते हैं अध्यक्ष। तो यहां अगस्त ऋषि पहले के हैं, दूसरे के हैं। तो पहले और दूसरे में अध्यक्ष नहीं बदला है। ठीक है, ऋषि अगस्ती हैं और तीसरे के अध्यक्ष बदल के नकीरर हो जाते हैं। क्लियर? पहले और तीसरे सम्मेलन का जगह नहीं बदला, मदुरई। पहले और दूसरे सम्मेलन का अध्यक्ष नहीं बदला, ऋषि अगस्त। दूसरे का बदला कपाटपुरम और तीसरे का नकीरर। तो ऐसे करके इसको याद रखिएगा। अगस्त ऋषि को किस संस्कृति के प्रसार का श्रेय दिया जाता है? अगस्त ऋषि को किस संस्कृति के प्रसार का श्रेय दिया जाता है? आर्य संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति, हिंदू? तो आर्य संस्कृति, जिसको सनातन संस्कृति भी कहते हैं। तो इसको साउथ इंडिया में पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो ऋषि अगस्त को ही जाता है। ठीक है, आंसर इज ए। तमिल भाषा में प्रथम ग्रंथ के प्रणेता, एक्चुअली तमिल भाषा के अंदर जो ग्रंथ लिखे गए उसके प्रणेता कौन थे? ऋषि अगस्त, नकीरर, तिरुवल्लुवर, कपिलर। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि वहां जाके आर्य कल्चर को फैलाया, वहां के लोकल लैंग्वेज को प्रमोट किया। तो और तमिल संगम तो हुआ ही था। तो आंसर इज अगस्त ऋषि। दूसरे संगम का कौन सा ग्रंथ सुरक्षित है? दूसरे संगम का कौन सा ग्रंथ सुरक्षित है? तोलकापियम, एत्तुतोरई, तिरुकुरल और शिल्पादिकरम। शिल्पादिकरम होगा, शिल्पा यहां लिखा हुआ है। दूसरे संगम का कौन सा ग्रंथ सुरक्षित है? आंसर इज तोलकापियम। ये जो ग्रंथ है ये सुरक्षित है। जैसे ये क्वेश्चन बना, यहां पे एक और सवाल आ जाएगा कि संगम युग का संगम टाइम का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? संगम तो 3 हुआ, पहले का तो सारा समाप्त, दूसरे का एकमात्र यही बचा। तो प्राचीनतम ग्रंथ भी यही हो गया। ठीक है, तो प्राचीनतम ग्रंथ यही हो गया। और तोलकापियर करके शिष्य थे ऋषि अगस्त के। तोलकापियर जो ऋषि अगस्त के शिष्य है, ऋषि अगस्त के टोटल जो टॉप के शिष्य हैं वो 12 हैं, उसमें एक थे जिन्होंने इसको लिखा था। तोलकापियम जो सेकंड संगम का बचा हुआ ग्रंथ है वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? व्याकरण, काव्य, नाटक या उपन्यास? क्या है ये? व्याकरण, काव्य, नाटक या उपन्यास? बताइए। ये एक तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। ये तमिल व्याकरण का ग्रंथ है तोलकापियम। क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, पीवाईक्यू जब खोलोगे तो आपको दिख जाएगा। और एकमात्र दूसरे संगम का एकमात्र बचा ग्रंथ और सबसे प्राचीनतम संगम ग्रंथ में से एक है।
तोल्कापियम की रचना किस शैली में हुई है? तो इसको सीधा याद कर लीजिए, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। सूत्र शैली में इस तोल्कापियम ग्रंथ की रचना हुई है। हाँ, तीसरे संगम में 8 संकलित ग्रंथों का नाम क्या है? तीसरे संगम में 8 ग्रंथ संकलित किए गए, वो सुरक्षित हैं। उसका नाम क्या है? एत्तु तोराई, पत्तु पाटुटु, तोल्कापियम, तिरुकुरुल। इसका आंसर है एत्तु तोराई। ठीक है, 8 ग्रंथ बचा था, अब इसके अंदर और भी आएगा। हुआ ये कि तमिल का जितना साहित्य है उसको कैटेगराइज किया गया, कैटेगराइज किया गया। उस कैटेगराइज में एक है उपदेश देने वाला, एक है व्याख्या करने वाला। तो यहां आख्यानात्मक ग्रंथ जो है, जो व्याख्या करता है, उसको क्या कहा जाता है? एक उपदेश देने वाला, एक व्याख्या करने वाला, एक्सप्लेन करने वाला। तो एक्सप्लेन करने वाली जो ग्रंथ है उसको क्या कहा जाता है? मेलंकुक, किलंकुक, अगम, पुरम। तो इसको कहा जाता है जो व्याख्या करता है ग्रंथ, यानी संगम पीरियड का वो ग्रंथ जो व्याख्या करता है, उसकी एक कैटेगरी है, उसको मेलंकुक कहा जाता है। और जो उपदेश देता है, टाइम नहीं बर्बाद करते, उसको किलंकु कहा जाता है। ठीक हो गया क्लियर? तो उपदेश और व्याख्या के आधार पर डिवाइड किया गया। अब अगम और निगम के आधार पर भी इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगम और निगम के आधार पर भी जो उस समय के ग्रंथ है उसको 2 कैटेगराइज किया गया है। आगम में किस तरह की कविता है? अगम में किस तरह की कविता है? प्रेम से संबंधित, राजाओं के प्रशंसा से संबंधित, उपदेश, ऐतिहासिक, क्या है? तो जो अगम की कैटेगरी के अंदर संगम साहित्य आएगा, उसमें प्रेम से संबंधित कविताएं हैं, कहानियां हैं, जो भी है उसमें प्रेम से संबंधित है। अगम और पुरम है ना, सॉरी पुरम होगा। उसके अंदर जो है उसमें राजाओं की प्रशंसा की गई। तो इस तरह से अगम और पुरम में उसको डिवाइड किया गया है। पुरम में और उसमें राजाओं की प्रशंसा है, अगम में प्रेम संबंधी बात की गई है। चलिए अगला है, तिरुकुरल के रचनाकार कौन है? तिरुकुरल के रचनाकार कौन है? तिरुवल्लुवर, इलंगो, आडिगल, सतनार, तोल्कापियम। अगम, अगम, पुरम। ठीक है, तिरुवल्लुवर। ठीक है, चलिए आइए, ये जो तिरुवल्लुवर हैं, इनके बारे में क्या कहा जाता है? बहुत विद्वान थे, इनके बारे में क्या कहा जाता है? ये एक महान कवि थे, ये एक महान कवि थे, ब्रह्मा के अवतार थे, महान राजा थे, महान संत थे। इनके बारे में कहा जाता है कि तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार थे। ठीक है, ब्रह्मा के अवतार थे। चलो, तमिल साहित्य का बाइबल किसे कहा जाता है? किसे तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है? तिरुकुरल, शिल्पाधिकरम, तोल्कापियम, एत्तुतोरई। तो अगर पूछे कि तमिल साहित्य का बाइबल किसे कहा जाता है, साथ में एक और क्वेश्चन है कि यदि कोई पूछे कि इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको मुप्पाल भी कहा जाता है, इसको लघुवेद भी कहा जाता है, तमिल का बाइबल भी कहा जाता है। किसको? तिरुकुरल को, तिरुकुरल को। ठीक है, तो इसको तमिल बाइबल, लघुवेद और मुप्पाल भी कहा जाता है। अब सवाल है कि ये जो तिरुकुरल है, ये किस सब्जेक्ट पर आधारित है? नीति शास्त्र किस विषय पर आधारित है? नीति शास्त्र, व्याकरण, काव्य शास्त्र या इतिहास? देखो, इसका सब्जेक्ट एथिक्स है, नीति शास्त्र पर यह आधारित है। अब यहां पे कहानी है, अभी आजकल मूवीज देखते हो ना, या कोई भी ऐसा सीरियल देखते होगे जो सीरीज में आता है, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 1 के अंदर कई एपिसोड, सीरीज 2 के अंदर कई एपिसोड। तो उस समय भी एक सीरीज लिखी गई थी,
शिल्पादिकरम मणिमेखलाई की। देखिए शिल्पादिकरम के लेखक कौन है? इलंगो आडिगल, कहानी बाद में सुनाएंगे थोड़ी देर में, कुछ क्वेश्चंस हो जाता है तो। तिरुवल्लुवर, नकीरर या कपिलर? शिल्पादिकरम के लेखक कौन है? कहानी अभी बस थोड़ी देर के बाद सुनाते हैं। आंसर इज इलंगो आडिगल। इलंगो आडिगल के द्वारा शिल्पादिकरम लिखा गया है। ठीक है, शिल्पादिकरम इलंगो आडिगल के द्वारा लिखा गया है। दूसरा, शिल्पादिकरम किस प्रकार का ग्रंथ है? सवाल है कि यह किस तरह का ग्रंथ है? महाकाव्य है, उपन्यास है, कविता संग्रह है या नाटक है? शिल्पादिकरम तो यह एक महाकाव्य है। जैसे जीवक चिंतामणि एक महाकाव्य है, यह भी एक महाकाव्य है। शिल्पादिकरम में किसकी कथा का वर्णन है? किसकी कहानी है इसके अंदर? मैंने बोला ना दो स्टोरी है, एक शिल्पादिकरम में, एक मणिमेखलाई में। इसकी कहानी हम सुनाते हैं आपको। कोबलन और कनग्गी की, माधवी और कोबलन की, मणिमेखलाई और उदय कुमारन की, और इलंगो दिगल और माधवी की। देखो शिल्पादिकरम में इसमें कोबलन और कनग्गी की कहानी है। कुछ किताबों में अलग अलग डाटा आपको मिलेगा, मतलब ये कहानी लव स्टोरी है। कुछ के हिसाब से लव स्टोरी का एक दर्दनाक एंड हुआ, कुछ के हिसाब से शादी हुई लेकिन तब भी ये चीजें टिक नहीं पाई। तो कोबलन और कनग्गी की कहानी है। बाद में इस कोबलन की शादी माधवी के साथ हो जाती है, लेकिन कहानी किसकी है? कोबलन और कनग्गी की। एक लव स्टोरी है जिसका एंड दुखद होता है। शिल्पादिकरम के बाद सीधा आता है मणिमेखलाई, उसी का एक सीरीज है। इसकी रचना किसने किया था? इलंगो दिगल, सतनार, तिरुवल्लुवर, नकीरर। तो इसका आंसर है सतनार। ठीक है, इसका आंसर है सतनार। सतनार के द्वारा ये किया गया था। मणिमेखलाई में किसके प्रेम की चर्चा है? यह भी लव स्टोरी है, यह भी लव स्टोरी है, वो सीरीज है। कोबलन और कनग्गी, माधवी और कोबलन, मणिमेखलाई और उदय कुमारन, और इलंगो दिगल और माधवी। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर इज मणिमेखलाई और उदय कुमारन के बीच की लव स्टोरी इसके अंदर कही गई है। जीवक चिंतामणि यह भी एक महाकाव्य है। जीवक चिंतामणि किसने लिखा है? इलंगो दिगल, सतनार, तिरुवल्लुवर, तिरुत कदेवर। ये तिरुत कदेवर का है, ठीक है। जीवक चिंतामणि भी एक महाकाव्य है और ये तिरुत कदेवर के द्वारा लिखा गया है। जीवक चिंतामणि किस प्रकार का महाकाव्य? ठीक है, महाकाव्य। खत्म। अच्छा, वो कहानी सुनाना था। देखिए शिल्पादिकरम और मणिमेखलाई, मैंने कहा दो सीरीज है ना। शिल्पादिकरम के जो लेखक हैं वो करिकाल के बेटे हैं इलंगो दिगल। ठीक है, करिकाल के बेटे हैं, पौत्र भी कहीं लिखा जाता है तो वो हैं। और इसके अंदर कहानी है कोबलन की और कनग्गी की। कोबलन जो है, और ये कहानी कहां है तो पुहार का एक व्यापारी के नाम पे कोबलन को रखा गया है। एक्चुअली वो कैरेक्टर चेर शासक सेन गुटवन है। समझ में आ रहा है? वो कोबलन कोई और नहीं, चेर शासक सेन गुटवन है। उसी की कहानी है जो कोबलन के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया। और कनग्गी की दुर्भाग्य गाथा है, तो इनसे बाद में इनका रिश्ता नहीं चल पाता है। तो फिर इसी कोबलन की शादी होती है माधवी से। जो कोबलन की शादी माधवी से होती है, तो इसी माधवी और कोबलन की बेटी है मणिमेखलाई। तो अगला जो आता है सीरीज जो मणिमेखलाई के नाम से सतनार ने जिसको लिखा है, तो इसी कोबलन और माधवी की बेटी जो मणिमेखलाई है, इसका और उदय कुमारन के बीच की लव स्टोरी को यहाँ पे दिखाया जाता है। तो इस तरह से ये संगम साहित्य है जिसको अभी आपने देख लिया। अगर यहाँ पे भी कोई दिक्कत है तो कहिएगा, तो वन लाइनर फॉर्म में भी हम इसको आपको अवेलेबल करवा देंगे। आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। ये पीडीएफ भी आपको ऐप पे मिल जाएगा, आप ऐप पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। संगम का ही जो चेर चोल पांड्य है, इसको भी क्लियर करवा देंगे। कई सारे ऐसे नाम है जो बड़ा कंफ्यूज करते हैं, तो वो कंफ्यूज नहीं करेगा आपको।
वो भी क्लियर हो जाएगा। उसमें भी 40-50 क्वेश्चंस होंगे, फटाफट हम लोग कर लेंगे, टाइम भी आपका बर्बाद नहीं होगा और आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।